नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द बैक बेंचर एजुकेशन के रिवीजन क्लास में। दोस्तों, आज ईवीएस सीटेट के प्रश्न के साथ हम उपस्थित हैं, जो सीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का हम पहला प्रश्न आप सभी के लिए। आज पहला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। बताना है कि अवशिष्ट पदार्थों का निस्तारण निम्नलिखित में से किस विधि से होता है जिसमें वायु में प्रदूषण फैलता है। पहला है भूमि की भराई, कंपोस्ट, कृमियों से खाद बनाना, भस्म करना। तो जो इस प्रश्न का सही विकल्प, सही उत्तर होगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भस्म करना। भस्म करने से वायु प्रदूषण होता है। भस्म करने से वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है, स्थानीय लोगों में का कारण होगा। यानी कि क्या कारण होगा? पुनर्वास, स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन, पुनः स्थापन। तो जो दीर्घकाल से जो स्थान बाढ़ से प्रभावित होता है, तो वहाँ स्थानीय लोगों में क्या होता है? पुनर्वास, स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन या पुनः स्थापन। तो आप सभी को बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा स्थानांतरण। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, टेपिओका का दूसरा नाम है। टेपिओका का दूसरा नाम है क्या? किस नाम से टेपिओका को और हम नाम से जानते हैं? तो मूली, अदरक, शकरकंद, कप्पा। यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? सबसे ज़रूरी बात है कि टेपिओका होता क्या है। तो एक प्रकार का कंद है जो हमारे देश में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में पाया जाता है। इससे साबूदाना भी बनाया जाता है। तो इसका दूसरा नाम है कप्पा। इस प्रश्न का सही उत्तर है कप्पा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? सोमजैन, लिंगहुफेन, माफू, टोफू, सुशी। कौन सा विकल्प सही होगा जो हांगकांग में लोगों का लोकप्रिय भोजन है? सोम है सोमजैन, लिंगफू फेन, माफू टोफू, सुशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लिंगहू फैन। विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? तिकोना आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच। तो आपको बताना है कि इस विकल्प में कौन सा सही है। तो पक्षियों में जो चोंच होती है मीट को काटने और खाने के काम आती है, वो सही विकल्प है तीसरा, हुक जैसी चोंच होनी चाहिए जिससे मीट को आसानी से काटने और खाने में आसानी होता है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? तो अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा, भेलपूरी। तो शीघ्रता से तैयार होने वाला व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जो आसानी से बन जाएगा भेलपूरी। भेलपूरी विकल्प 4 बहुत बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पट्टचित्र की कला किस राज्य की परंपरागत पेंटिंग और हस्तशिल्प है? पट्टचित्र की कला किस राज्य की
परंपरागत पेंटिंग हस्तशिल्प है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। सीटेट की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, पटचित्र कला। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में पटचित्र की परंपरा बहुत पहले से ही चलती आ रही है। जैसे उड़ीसा शैली है, उसमें भी उस कला को देखने को मिला है, अभी भी मिलता है। जगन्नाथ मंदिर है, उसमें पट शैली का बहुत ही उपयोग होता है, और यह शैली अभी भी वहाँ परंपरागत रूप से चलती आ रही है। अगला प्रश्न है, महामारी के दौरान में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है, यानी कि प्रचुर मात्रा में विटामिन सी है। पहला ऑप्शन है ब्रोकोली, सोयाबीन, काली मिर्च। स्ट्रॉबेरी, संतरा, सोयाबीन। दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू। ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। तो इन चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है जिसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है? आपको बताना है कि महामारी के दौरान डॉक्टरों की सलाह पे प्रचुर मात्रा में विटामिन सी किसमें पाई जाती है। तो इस प्रश्न के विकल्प होगा चौथा विकल्प, बिल्कुल सही होगा। ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। ब्रोकोली एक प्रकार की गोभी जैसे होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। स्ट्रॉबेरी में भी विटामिन सी पाया जाता है, और नींबू में तो आपको पता ही होगा कि विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? किस राज्य में झूम की खेती की प्रथा सामान्य है? उड़ीसा, मिजोरम, बिहार, उत्तराखंड। तो आपको बताना है कि किस राज्य में झूम खेती होती है। झूम खेती का मतलब है कि जंगलों को काटकर वहाँ स्थान बनाकर और वहाँ खेती होती है, और झूम खेती का मुख्य फसल होता है धान। तो झूम खेती में का जो मुख्य फसल है धान है। यह खेती मिजोरम राज्य में प्रमुख है। झूम खेती मिजोरम राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व हैं, यानी कि फसल जब कटती है तो दक्षिण भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत के सबसे पहले दक्षिण भारत में बात करें तो उस समय कौन कौन से राज्य आते हैं दक्षिण भारत में? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सब दक्षिण भारत के ही राज्य माने जाते हैं। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से हैं? पोंगल, उगदी, बिहू और लोहड़ी। लोहड़ी आपका पता होगा कि कहाँ से है, बिहू कहाँ से है ये आपको पता होगा, तो इसमें बिहू नहीं होगा, लोहड़ी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ओणम, पोंगल, बिहू, लोहड़ी। फिर यहाँ बिहू है, बिहू नहीं होगा, लोहड़ी नहीं होगा। अगला ऑप्शन है ओणम, पोंगल, उगदी, बिशु। ओणम, बिहू, उगदी, बिशु, उगादी, बिशु। तो जो बिहू है और लोहड़ी है, बिहू पूर्वोत्तर भारत से संबंधित असम राज्य से है। लोहड़ी आप जानते ही हैं कि पंजाब में मनाया जाता है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा ओणम, उगदी, उगादी और बिशु। विकल्प तीसरा बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर है, यानी कि दक्षिण भारत में ओणम, पोंगल, उगादी और बिशु फसल कटने पर यह पर्व मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है। वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो बनती है घास और पत्थर से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी और पत्थरों से।
तो यह किससे बनती है? वर्ली आर्ट कला किससे बनती है? यह महाराष्ट्र राज्य से वर्ली आर्ट कला संबंधित है, महाराष्ट्र राज्य से। और यह किससे बनती है? तो गाय के गोबर और मिट्टी से वर्ली आर्ट कला बनाई जाती है। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। दूसरा विकल्प है छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड। तीसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो आप सभी को दोस्तों पता है कि उत्तर प्रदेश भारत में जो कर्क रेखा है वो पूरे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो विकल्प के अनुसार उत्तर प्रदेश होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। तीसरा भी ऑप्शन गलत है, जहाँ जहाँ उत्तर प्रदेश है वहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। और चौथा ऑप्शन में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ से भी कर्क रेखा नहीं गुजरेगी। विकल्प 2 बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न, अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पांडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गंगटोक और पांडुचेरी की क्या स्थिति है? यानी अजय कहाँ है? भोपाल में। अब भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जो है भारत के बीचों बीच में मध्य प्रदेश है। अगर बीचों बीच से बात की जाए तो ऐसे तुलना कर ली जाए तो मध्य प्रदेश यहाँ है। और यहाँ से अजय को 2 जगहों पे सम्मेलन में उपस्थित होना है। तो पहली बात तो अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ सिक्किम पड़ेगा और यहाँ तमिलनाडु में पुडुचेरी पड़ेगा। तो यहाँ से ये स्थिति ऐसे और ये स्थिति ऐसे बन जाएगी। तो ये दिशा जो हो जाएगा उत्तर पूर्व और ये दिशा हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो उस स्थिति में इसकी जो स्थिति होगी कौन सी होगी? पहला ऑप्शन है दिया है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है? उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से भारत आता है। सिकपर बतख, छोटी मत्स्य कुकरी, छोटी मत्स्य कुर्री, छोटी मत्स्य कुर्री या आस्प्रे कहते हैं इसको, हंसावर, फ्लेमिंगो बोलते हैं, छोटी रंक, जलरंक, छोटी जलरंक, इसे स्टिंट बोलते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है जो उत्तरी ध्रुव से भारत आता है प्रवासी पक्षी के रूप में? तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा छोटी जलरंक यानी कि स्टंट। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रौनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहाँ से इटालियन चीज़ पनीर लाने के लिए कहा। तो कौन सी तकनीकी चीज़ को सुरक्षित रखने और भारत लाने के लिए उत्तम है? बंद डिब्बा बंद, निर्जलीकरण, लवणन, साल्टिंग या निर्वात पैकिंग। तो कौन सा विकल्प सही होगा? किसी भी चीज़ को लाने के लिए या भेजने के लिए कौन सा तकनीकी बेहतर तकनीकी है? इन चारों विकल्प में आपको बताना है कौन सी तकनीकी बेहतर तकनीकी है। डिब्बा बंद तकनीकी, निर्जलीकरण, लवणन, निर्वात पैकिंग। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निर्वात पैकिंग, निर्वात पैकिंग। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी? आवाज़ में संदेश साझा करके,
ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, सहपाठी के द्वारा ठोस अनुभव का उपयोग करके। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है, कैसे शिक्षित करेगी। तो आवाज़ में संदेश साझा करके बिल्कुल सही है। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके बिल्कुल सही है। सहपाठी के द्वारा व्याख्या सही है। ठोस अनुभव का उपयोग करना ये नहीं होगा। यानी कि अब ऑप्शन हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो सही होगा, इस प्रश्न में जो सही होगा वो होगा ए बी सी। ए बी सी पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ए बी सी पहला विकल्प बिल्कुल सही है। डी नहीं होगा। ठोस अनुभवों का उपयोग करना नहीं होगा। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। दूसरा विकल्प है केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा प्रबंध करके। अगला विकल्प है उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। अधिक दृश्यों का उपयोग करना। तो कौन सा विकल्प सही होगा? ए बी सी, ए और बी, ए बी सी डी, केवल सी। तो इन 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें जो सही होगा, सारे जो विकल्प हैं वो सही हैं। यानी कि विकल्प तीसरा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए और बी, सी, डी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। तो किसका उपयोग करेंगे? पहला है रचनात्मक आकलन का उपयोग, योगात्मक आकलन उपकरणों का, स्व आकलन उपकरणों का, और रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। तो किसका उपयोग करेंगे? यानी कि जो सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, ध्यान देना है, नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि जानने के लिए। रचनात्मक आकलन उपकरणों का ये तो होगा नहीं। योगात्मक आकलन उपकरणों का ये भी नहीं होगा। रचनात्मक और योगात्मक ये दोनों नहीं होगा। तो स्व आकलन उपकरणों का सही है, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस अध्यापक ने अनुकरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, वीडियो क्लिप देखना। तो कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा क्रियाकलाप बिल्कुल सही है? तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा तीसरा, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्र को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उसको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है छात्रों को घर में व्यस्त रखना, छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं,
पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। अवलोकन कौशल, यहाँ ल होगा, अवलोकन कौशल का विकास करना। अगला विकल्प है जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उसके मन में बैठाना। तो कौन सा उचित विकल्प है? कौन सा उचित विकल्प है? तो इस प्रश्न का उचित विकल्प है विकल्प नंबर 3, पक्षियों की जाति और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही है? पहला है हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। दूसरा है विभिन्न संस्कृतियों में एकता। तीसरा है उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ए, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य। क्या मूल्य हैं हमारे जीवन में हमारे उत्सव के? पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। पहला ऑप्शन है अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। दूसरा ऑप्शन है कि भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप देखना। चौथा ऑप्शन है अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवकलन कराना। तो कौन सा विकल्प सही है? 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा, यानी पहला होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा एकदम सटीक आंसर है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक ईवीएस पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 से फुलवारी पढ़ा रही हैं, पाठ 2 फुलवारी पढ़ा रही हैं। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं? शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से वह किस संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं? भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल, कार्यपत्रक। तो जो विकल्प सही होगा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, यानी कौन सा विकल्प सही होगा? तो फुलवारी पढ़ा रही हैं तो शिक्षण के लिए वह निम्न से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती हैं? भारत का मानचित्र है, मधुबनी कला है, विभिन्न स्थानीय फूल, कार्यपत्रक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प पहला, ABCD चारों उपयोग कर सकती हैं। अगला प्रश्न है कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? वाद विवाद करना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुति, नारे लिखना। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए कौन सी विधि प्रभावकारी है? कौन सी विधि प्रभावकारी है? वाद विवाद करना, ये तो हो नहीं सकता है वाद विवाद करना।
पोस्टर प्रस्तुति, ये भी नहीं होगा। नारे तो लिखेंगे नहीं, तो समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है। सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र, रेडियो। आपको बताना है कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका, यानी कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली है। सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र, रेडियो। तो प्रभावशाली तरीका कौन सा है? विकल्प में 4 विकल्प दिए हुए हैं, चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है? तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, नुक्कड़ नाटक बिल्कुल प्रभावशाली तरीका है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम विद्यार्थियों को संवेदनशील कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के लिए पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होनी चाहिए। पर्यावरण अधिगम, पर्यावरण अधिगम, पर्यावरण अधिगम, डैश डैश है बीच में, यानी तीनों में पर्यावरण अधिगम है। तो इसमें 4 विकल्प दिए हैं, के साथ, के लिए, से, के बारे में, के माध्यम से, के लिए, माध्यम के लिए, माध्यम के साथ, के लिए, मध्य से। कौन सा विकल्प सही होगा इस प्रश्न के लिए? तो इस प्रश्न के लिए जो विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प बिल्कुल ठीक उत्तर होगा कि पर्यावरण के बारे में, के माध्यम से, के लिए अधिगम जरूरी है। तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधे को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है? पहला है ऑप्शन ए, प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। ऑप्शन 2, छात्रों में जिज्ञासुता। ऑप्शन सी, प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना। ऑप्शन डी, फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। तो 4 विकल्प नीचे दिए हुए हैं, कौन सा विकल्प सही है? केवल सी, केवल ए बी, केवल ए बी, केवल सी डी, केवल ए। कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुता, यानी कि विकल्प 2 बिल्कुल सही है। विकल्प 2 बिल्कुल सही है। पहला और ये सही है, बाकी ये कोई अजूबा नहीं दिखता है। फूल खिलेगा तो फूलों को पुष्पित होने की प्रक्रिया का आनंद लेना, तो वो तो होगा नहीं। तो विकल्प ए और बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? वायु और ध्वनि प्रदूषण, वायु व ध्वनि प्रदूषण, अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही। तो कौन सा विकल्प सही है? नीचे दिया हुआ है विकल्प, कौन सा विकल्प सही है? ए और बी, ए बी सी, ए और डी, ए बी सी डी, चारों, यानी कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो ऐसा करने से, यानी कि अगर इंजन बंद नहीं करेंगे तो भाई वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों होगा। अनवीनीकरण संसाधनों का समझदारी से उपयोग नहीं हो रहा है, यानी कि ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, सी भी सही है। सरकार इसे रोकने के लिए कदम न उठा रही है, ये भी सही है।
तो ऑप्शन में चलते हैं और देखते हैं कौन सा है, यानी ए बी सी डी चारों विकल्प बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्र को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य है यानी छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना। दूसरा ऑप्शन है स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना। तीसरा ऑप्शन है स्थानीय विक्रेता की सहायता करना। चौथा ऑप्शन है यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, चारों में ए सी डी, ए बी सी, ए और डी, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। तो इन चारों में कौन सा विकल्प सही आपको बताना। तो इन चारों में चारों चीज़ें हो सकता है भाई। छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि होगा, सही है। और स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके हम अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी सही है। और स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, ये भी सही है। और यह साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती हैं। जो अपने पर्व के दौरान जो ग्रामीण बस्तियों में जो चीज़ें मिलती हैं वो दूसरों बाजार के भाव अपेक्षा सस्ता मिलता है। तो इन सारी चीज़ों का साझा देखते हुए 4 विकल्प बिल्कुल सही है, ए बी और सी डी, यानी कि ए बी सी डी चारों विकल्प बिल्कुल सही है। अगला और आखिरी प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा कर सकता है। गुणात्मक आंकड़े इकट्ठा कर सकता है। दृष्टांत, अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक, क्रम निर्धारण, मापनी या रेटिंग स्केल। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है, यानी इसके गुणात्मक आंकड़े। तो दृष्टांत, अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक, क्रम निर्धारण, मापनी, रेटिंग स्केल। तो कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें विकल्प सही है दृष्टांत अभिलेख, यह बिल्कुल सही है। गुणात्मक आंकड़े इसी के माध्यम से इकट्ठा हो सकता है, दृष्टांत अभिलेख से, जबकि पेंसिल परीक्षण नहीं होगा, कार्यपत्रक नहीं होगा, रेटिंग स्केल नहीं होगा। तो जो विकल्प सही है पहला है, बिल्कुल सही है। दोस्तों आज का 30 प्रश्न ईवीएस की सीटेट की एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के 30 प्रश्न पूरे हुए। मिलेंगे अगले वीडियो में 30 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।